हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 41। अगली सुबह मैक्सिको में एक बड़े से बंगले की छत पर डैनियल स्विमिंग पूल में कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि बुढ़ापे में जवानी चढ़ी थी बुढ़े को। बुढ़ापे में सठिया गया था साला। उसके आसपास काफी सारे गार्ड्स मौजूद थे जो अपने बॉस की अय्याशी अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड, जो दिखने में सबका हेड लग रहा था, उसका फोन बज उठा। फोन बजने की आवाज से सारे गार्ड्स उसे देखने लगे। तभी उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने कान पर लगा लिया, पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ की बात सुनकर उस गार्ड के दिमाग का फ्यूज उड़ गया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तभी डैनियल की नजरें भी उस गार्ड के उड़े हुए चेहरे पर पड़ी तो उसने लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए ही मजाक में कहा, क्या हुआ रंगा? अब कौन मर गया जिससे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया? इतना बोल वो अपने आसपास की लड़कियों को यहाँ वहां छूते हुए मजे करने लगा। तभी उसकी बात सुनकर रंगा बोला, बॉस, वो हमारे गार्ड्स को विक्टर सर की लाश मिली है। इतना बोल रंगा चुप हो गया। वहीं उसकी बात सुन डैनियल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हैरान होते हुए ही डैनियल ने खुद से चिपकी एक लड़की को बड़ी बेरहमी से धक्का दे दिया। डैनियल के इस तरह धक्का देने से वह लड़की पानी के दूसरी तरफ छपाक करके गिरी। वहीं डैनियल की आंखें इतनी खतरनाक हो गई थी कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख वहां खड़े सारे गार्ड थर थर कांप रहे थे। तभी डैनियल की एक जोरदार आवाज सबके कानों में पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया ऐसा? नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा विक्टर नहीं मर सकता, कुछ नहीं हो सकता उसे। इतना बोल डैनियल रंगा को गुस्से से घूरने लगा और देखते ही देखते वो पानी से बाहर आ गया। उसे इस तरह चिल्लाता देख रंगा भी एक पल को डर से कांप गया, पर खुद के डर को काबू में कर उसने हकलाते हुए डैनियल से कहा, बॉस, हमारे आदमी जिन्हें हमने उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था, उन्होंने हमें बताया है कि ऋषिकेश के एक जंगल में विक्टर सर की लाश मिली है। इतना बोल रंगा चुप हो गया, क्योंकि डैनियल का ऐसा चेहरा देख रंगा आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। वही उसकी बात सुनते ही डैनियल गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, इंडिया चलने की तैयारी करो, अब उसने खुद अपनी मौत को बुलाया है। पैंथर, मैं जानता हूँ ये सब तूने किया है, पर मेरे बेटे को मारकर तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतना बोल वो अपने दांत पिसते हुए आगे बोला, एक वो दिन था जब मैंने तुझे प्रत्युष से पैंथर बनाया था, तुझे नई जिंदगी दी थी, लेकिन अब यही डैनियल तुझे मौत देगा। आ रहा हूं मैं तुझे तेरी औकात दिखाने। इतना बोल डैनियल आगे बढ़ गया। वही दूसरी तरफ इंडिया में ऋषिकेश के उसी होटल के लग्जरियस स्वीट में मृदुल की आंख खुली। मृदुल की आंख खुलते ही उसकी आंखों पर धूप की एक तेज रोशनी पड़ी, जिससे एक पल को उसकी आंखें बंद हो गई। पर खुद को संभालते हुए मृदुल जैसे तैसे उठा, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसके सर में दर्द की एक तेज टीस उठ रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, इतना तेज दर्द जो मृदुल के बर्दाश्त के बाहर था, जिस वजह से वो अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखे जोर से बोला, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये सब बोलते हुए ही मृदुल ने अपनी नींद से भरी आंखें हल्की सी खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पूरे कमरे को घूर कर देखने लगा। देखते ही देखते मृदुल की आंखें भयानक हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सर्द हो गए। वो अपनी भयानक नजरों से पूरे कमरे को घूरने लगा, क्योंकि उसके पूरे कमरे में इधर उधर सिर्फ लाशें पड़ी ही थी। हर जगह खून और खून के छींटे थे। किसी का हाथ, किसी का पैर कटा फटा था। उस कमरे का माहौल काफी डरावना था। अगर कोई नॉर्मल इंसान वहां होता तो वह यह सब देखकर डर के मारे मर जाता। वहीं मृदुल अपनी भयानक नजरों से यह नजारा देख रहा था। उस कमरे की हालत इतनी बुरी थी कि मृदुल को सोचने पर मजबूर कर गई कि आखिर यह सब किया किसने? आखिर कौन आया था रात में जिसने इन सबको इतनी बुरी मौत दी? और क्या हुआ था इस कमरे में? ये सब सोचते हुए मृदुल अपने पूरे कमरे को घूरे जा रहा था। तभी उसे रात की कुछ यादें याद आने लगी। नशे में होने की वजह से मृदुल को रात की सारी बातें याद नहीं थी, पर कुछ बातें थी जो उसे धुंधली धुंधली याद आ रही थी। अपने दिमाग पर जोर डालने पर मृदुल को याद आया कि कोई लड़की जिसने मास्क पहना हुआ था, उसने मृदुल को उसकी जगह से उठाया और बेड पर लेकर सुला दिया। उसके बाद उस कमरे में सिर्फ लोगों की चीखें गूंज रही थी।
इतनी दर्दनाक चीखें जो किसी के कान से खून निकाल दे। कमरे में इधर उधर लोगों के शरीर के अंग पड़े मिले, किसी का हाथ उधर तो किसी का पैर इधर। ये सब याद करते ही एक पल को मृदुल के भी रूह कांप गई। ये सोचकर कि कोई लड़की इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, कोई लड़की इतनी बेदर्दी से किसी को कैसे मार सकती है। ये सब सोचते हुए मृदुल के कान में रात में हुई कुछ बातें गूंजने लगी, जो उस मास्क वाली लड़की ने मृदुल को अपनी बेहद खूबसूरत आंखों से देखते हुए कही थी। जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तकदीर मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। सालों पहले गई थी दूर तुमसे, सोचा दोबारा मुलाकात ना हो तो बेहतर है, पर तुम्हारे नसीब ने मुझे तुम्हारे पास फिर से लाकर खड़ा कर दिया। अब पीछे हट जाऊं ये नामुमकिन है। जल्द आऊंगी तुमसे मिलने, अपने इस रूप में। देखती हूँ क्या पहचान पाओगे मुझे। ये सारी बातें मृदुल के कान में गूंज रही थी। ये सब याद करते हुए ही मृदुल की नजर वहां रखे घड़ी पर गई, जिसमें टाइम देखकर मृदुल ने कहा, इतना टाइम हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। प्रत्युष परेशान हो रहा होगा, मुझे उसे बताना है कि यहाँ क्या हुआ, मीटिंग में ये लोग कौन थे और इन्हें यहाँ भेजने वाला कौन था। इन सब चीजों का पता लगाना होगा। इतना बोल मृदुल बिना एक पल गवाए वहां से निकल गया। निकलने से पहले उसने किसी को कॉल करके उस पूरे कमरे को साफ करने का बोलकर ब्लू डायमंड पैलेस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ब्लू डायमंड पैलेस में थोड़ी देर पहले, यानी सुबह के 4 बजे के करीब, मृगांशी धीरे से प्रत्युष के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने लगी। उसने पूरे कमरे में अपनी एक सरसरी नजर घुमाई। कमरे में किसी को न देखकर मृगांशी थोड़ी हैरान थी, पर यह सोचकर कि प्रत्युष अपने स्टडी रूम में होगा। मृगांशी आगे बढ़ी और बेड पर चुपचाप लेट गई। तभी बालकनी से आता प्रत्युष अपनी भयानक आवाज में बोला, कहाँ थी तुम पूरी रात? इतनी भयानक आवाज सुनते ही मृगांशी झटके से उठकर बैठ गई और प्रत्युष को अपनी बेहद मासूम नजरों से देखने लगी। वहीं प्रत्युष मृगांशी के सामने बिल्कुल शर्टलेस खड़ा था। उसका चौड़ा सीना काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाजू पर बना अजगर का टैटू काफी खतरनाक लुक दे रहा था। वहीं प्रत्युष के एक हाथ में उसका सिगरेट था, जो साफ बयां कर रहा था कि प्रत्युष बहुत देर से सिगरेट पी रहा है। उसकी दोनों आंखें बेहद लाल थी, जिसमें गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं मृगांशी प्रत्युष को इतने गुस्से में देखकर डर से कांपने लगी। वो कांपते हुए प्रत्युष को देखकर हकलाते हुए बोली, मैं वो बाहर गई थी किसी काम से। इतना बोल उसने बहाना बनाते हुए कहा, वो चित्रा को मेरी जरूरत थी, मैं उसके पास गई थी। इतना बोल मृगांशी ने प्रत्युष से अपनी नजर हटा ली। मृगांशी के इस तरह नजरें हटाने से प्रत्युष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि मृगांशी उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि मृगांशी चित्रा से मिलने नहीं बल्कि कहीं और गई थी। और प्रत्युष को यही बात तकलीफ पहुंचा रही थी कि मृगांशी आधी रात को किसी से मिलने गई थी, वो भी उसे बिना बताए। यह बात सोचकर प्रत्युष के बदन में जलन की एक तेज लहर उठ रही थी। वो जलन जो उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके दिल में हो रही थी, और यह क्यों हो रही थी ये खुद प्रत्युष भी नहीं जानता था। प्रत्युष को इस बात से और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मृगांशी के कहीं भी जाने से प्रत्युष को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। क्यों उसे गुस्सा आ रहा है? क्यों उसे इस बात से गुस्सा आ रहा है कि मृगांशी उसे बिना बताए कहीं जा रही है, किसी से मिल रही है? ये सब सोचते हुए ही प्रत्युष ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को अपनी मुट्ठी में मसल दिया और गुस्से से बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम चित्रा से मिलने नहीं गई थी, तो तुम मुझे सच बताओ कि किससे मिलने गई थी तुम आधी रात में। इतना बोलते हुए प्रत्युष बेड के पास आया और मृगांशी की बाजू पकड़ उसे खींचते हुए बेड से नीचे उतार दिया। प्रत्युष के इस तरह हाथ पकड़ने से मृगांशी के हाथों में दर्द की एक तेज लहर उठी और उसके मुंह से दर्द के मारे एक सिसकी निकल गई। उसने प्रत्युष का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे कहा, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? हाथ छोड़िए मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। इतना बोल मृगांशी प्रत्युष के आंखों में देख बोली, मैं कोई आपकी जागीर नहीं हूँ जो कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आपको सब बताऊं? तो हाथ छोड़िए मेरा और दूर रहिए मुझसे। आपका कोई हक नहीं है मुझसे कुछ भी पूछने का। वहीं उसकी यह बात सुन प्रत्युष का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपने डार्क वॉइस में कहा, मेरे छूने से तुमने बहुत तकलीफ हो रही है ना? मुझसे मेरा हक पूछ रही हो? भूल गई हो कि तुम्हारा पति हूं मैं। मेरा हक है तुमसे सवाल पूछने का।
और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इतना बोल प्रत्युष ने मृगांशी को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर उसे देखने लगा। प्रत्युष के इस हरकत से मृगांशी ने दर्द में सिसकते हुए कहा, कोई हाँ नहीं है आपका मुझ पर। जबरदस्ती शादी की है आपने मुझसे, मुझे मजबूर करके शादी की आपने। इसमें आपका क्या फायदा था मैं नहीं जानती, पर मुझ पर आपका कोई हक नहीं है, तो दूर रहिए मुझसे। इतना बोल मृगांशी अपनी पूरी जान लगाकर प्रत्युष का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वहीं प्रत्युष का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था और एक पल उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने मृगांशी से चीखते हुए कहा, हक की बात कर रही हो ना? शादी की लेकिन तुम्हें अपना हक नहीं दिखाया मैंने, पर आज दिखाऊंगा कि तुम पर मेरा कितना हक है। ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें। इतना बोल प्रत्युष ने मृगांशी को बेड पर फेंक दिया। प्रत्युष के इस तरह धक्का देने से मृगांशी पीठ के बल बेड पर गिर गई। उसके बेड पर गिरते ही मृगांशी के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए, जिसे देख प्रत्युष की आंखें छोटी हो गई। वो ये सोचने लगा कि सिर्फ बेड पर धक्का देने से इतना दर्द कैसे, पर इस वक्त प्रत्युष पर उसका गुस्सा हावी था, जो उसे मृगांशी की तकलीफ देखने ही नहीं दे रहा था। वही बेड पर गिरने से मृगांशी की कमर में लगी एक गहरी चोट, जिस पर पट्टी लगी हुई थी, उससे खून रिसने लगा, जिस वजह से मृगांशी को काफी तकलीफ हो रही थी। पर खुद के दर्द को काबू कर मृगांशी उठने की कोशिश करने लगी, पर वो उठ पाती उससे पहले ही प्रत्युष उसके ऊपर चढ़ गया। उसके इस तरह अपने ऊपर आने से मृगांशी काफी डर गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे मृगांशी उसी बेड पर पेट के बल अपने इनर गारमेंट में लेटी हुई थी। उसके पैरों पर कंबल था, जिससे उसके गोरी लंबी टांगे छुपी हुई थी, पर उसकी गोरी पीठ प्रत्युष के गले को सूखने पर मजबूर कर रही थी। इस वक्त प्रत्युष मृगांशी की कमर पर लगी छोटे पर दवाइयां लगा रहा था, जिस वजह से मृगांशी अपने सीने को छुपाने के चक्कर में अपनी गोरी पीठ दिखा बैठी। वही प्रत्युष का ये सब देख बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसका गला बार बार सूख रहा था। दोस्तों, इसके आगे आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसके अगले एपिसोड का इंतजार है या नहीं। तो बने रहिए मेरे चैनल कहानी बॉक्स FM के साथ।